हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो विज्ञान प्रश्न पत्र है कक्षा 10 वालों के लिए, जो इस बार अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो ये पेपर उनका बड़ा ही उनके विषय का ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मॉडल पेपर। तो आप जानते हैं कि जो कक्षा 10 के हमारे एग्ज़ाम पैटर्न है इस बार में, तो क्या है इसमें आपको 30 नंबर जो है आपके लिखित मतलब प्रैक्टिकल होंगे। 30-30 नंबर प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल विषय होगा और 70 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा में अंक मिलेगा। 70 अंक में से आपको देखिए, जो 70 अंक है, 70 में से प्रश्न पत्र में से 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 प्रश्न आपके एक एक नंबर के होंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव होंगे, और 50 नंबर जो है आपका वो थ्योरेटिकल होगा। तो 50 और 20 70 नंबर आपके इस बोर्ड परीक्षा से मिलेंगे और 30 अंक आपके प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा। तो 100 में से जो 30 नंबर है वो तो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, प्रैक्टिकल के द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, और जो आपके 70 नंबर के हैं उनका पेपर होगा। तो 70 में से 20 प्रश्न आपके विकल्पित होते हैं, यानी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो ले चलते हैं आपको आपके अपनी दुनिया में। इस प्रश्न पत्र में यानी इस मॉडल पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल सभी प्रकार के क्वेश्चन दर्शाए गए हैं एक ही वीडियो में, और आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। तो ले चलते हैं आपको इस क्वेश्चन में। देखें क्या है पहला खंड। देखिए ये आ गया आपका पहला खंड, उपखंड का है। ये देखिए आपके ऑब्जेक्टिव, पहले हम आपको पूरा प्रश्न दिखाई देते हैं। देखिए ये का खंड में है, फिर यहाँ से आपका 4 5 6 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन फिजिक्स से लिए गए हैं। खंड खा से है आपके, फिर इसमें देखिए ये खंड खा आप केमिस्ट्री से लिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से लिए गए हैं। फिर उसके बाद में बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी से लिए गए हैं। उसके बाद में देखिए आपको जो करना क्या है कि वो एमआर शीट मिलेगी एक। देखिए ये आपको एमआर शीट दिखाई दे रही है, इसको देखिए। इसमें आपको 10 1 से लेकर के 20 अंक दिए हुए हैं, और इसमें ABCD आपके विकल्प हैं। उन ABCD विकल्प में आपको जो भी आंसर आपका सही होगा उसमें इसको गोला करना होगा। ठीक है, और गोले को आपको बिल्कुल डार्क कर देना होगा, और ध्यान रहे कि एक जो एमआर शीट है उस गोले एमआर शीट के जो गोले होते हैं उसमें अगर एक को आपने छेड़ा तो उसी को आपको टिक करना होगा। यानी एक कॉलम में जो चारों विकल्प दिए हैं, चारों में से आपको एक ही को चूज करना है। अगर आपने 2 आंसर लगा दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ करके आप अपनी पहले ओमार शीट भरेंगे, फिर आप अपनी लिखावट जारी रखेंगे। तो देखिए ये आपका भरने का देखिए जो नियम दिखाया गया है यहाँ पर, गलत तरीके में अगर आप यह देखिए यहाँ पर निशान लगा रहे हैं ये गलत है, अगर आप सही का निशान लगा ये भी गलत है। आप इसको डॉट करेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है काले से या नीले से, ये आपका सही है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप गलती ना करें, पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपके लिए सुविधा हो। तो देखिए ये आपके उत्तर हैं, 20 नंबर आपको इसी उत्तर जो एमआर शीट है इसी में से भरना होगा। ठीक है, अब हम ले चलते हैं आपको एक एक करके आंसर को हल करवाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट है, यानी अनंत है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। नियंत्रित कौन करता है ये आपको बताने हैं। तो ये नियंत्रित करती है पुतली। सिलिकॉन पदार्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन क्या है भाई। सिलिकॉन जो पदार्थ है वह किस प्रकार का है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है अर्धचालक। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अर्धचालक C सही है या B सही है, या इसमें पहले में B सही है, तो आपको B वाले एक नंबर पर B वाले गोले में उसको काला कर देना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है,
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, तो मीटर दिया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं है। विद्युत धारा का मापन करते हैं किसके द्वारा? धारामापी से या अमीटर द्वारा, विद्युत जनित द्वारा या विद्युत मीटर द्वारा। तो किसके द्वारा? अमीटर द्वारा करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये आपका सही है, अमीटर द्वारा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है क्या? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या करता है? तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आपका फिजिक्स कंफर्म हुआ। 7 नंबर फिजिक्स से पूछा गया था। अगला देखिए, अब खंड खा से हम लोग चलते हैं। खंड खा में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं? इसमें कह रहा है क्या होता है जब आयरन चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल पर छिड़का जाता है। तो आपको सही उत्तर बताने हैं कि तब क्या होता है। तो इसमें देखिए, जब आयरन कह रहा है कि जब आयरन चूर्ण को, यानी जब लोहे के चूर्ण है, तो लोहे का चूर्ण जब आप करेंगे तो ये है आपका Fe प्लस क्या कर रहा है को तन HCl है, ये आपका HCl होगा। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? छिड़कता है। तो सही उत्तर बताइए। तो इसमें कौन क्या पूछ रहा है कि क्या होगा? तो देखिए क्या होता है, इसमें आयरन क्लोराइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 2 कर देंगे, प्लस आप लगा देंगे, तो ये आपका बनेगा FeCl2 प्लस H2, है ना। ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्या बना? FeCl2 बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन आपका सही है ये। ठीक है, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपसे, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है। और 7 pH मान किसका होता है? उदासीन माध्यम का होता है। जो न अम्लीय होता है वो न क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का सूत्र। प्रोपेन, तो आप जानते हैं कि प्रोपेन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 ये आपका सूत्र है। ये देखिए आपका सूत्र है, ये प्रोपेन का जो सूत्र होता है वह क्या होगा? तो प्रोपेन का जो सूत्र होता है, तो इसमें प्रोप यानी 3 कार्बन होंगे। सीधी सी बात है, प्रोप में N जुड़ेगा, यानी प्रोप में सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रोपेन हो जाएगा। तो 3 कार्बन कहाँ है इसमें? पहले में C4 है, दूसरे में C3H8, यानी यही सही है आपका। प्रोपेन का सूत्र क्या है? C3H8। ये C3H8 आप जानते भी हैं कि इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन जितनी भी होगी हाइड्रोजन उसका दोगुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी। और प्रोपेन में आप जानते हैं कि प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होगा C3H8। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका KOH। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण आपका कौन सा है? ये है सोडियम बाइसल्फेट, यानी ये आपका सही है, सोडियम बाइसल्फेट। क्लियर। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति में इसमें एसिटिक एसिड है, यानी CH3COOH। ये क्या है आपका? CH3COOH है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आ गया खंड आपका ग खंड आ गया। ग खंड में बताया गया है कि पौधे में श्वसन क्रिया में
निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। इस बात को तो बहुत ही आपको क्लियरली यहाँ पर जानना होगा कि चाहे पौधा हो चाहे कोई भी जीव हो, अगर वो श्वसन करता है तो श्वसन में तो उसके भाई निकलेगा तो CO2 निकलेगा, और जब इनहेल करेगा मतलब अंदर ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। और ये जो पौधे की बात की गई है, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है ना तो ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। लेकिन जब पौधा श्वसन करता है तो वो भी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीजन निष्कासित करता है। यानी ऑप्शन आपका कौन सही है। ये देखिए, इसमें कभी गफलत में मत रहना कि पौधे श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। पौधा जब फोटोसिंथेसिस करता है उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन से उत्पाद के रूप में निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वसन जब होगा तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालेगा और ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन सही होगा। निम्न में से कौन मादा तंत्र का भाग नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन मादा तंत्र का भाग नहीं है, तो वो है शुक्रवाहिनी, ठीक है। अगला देखें, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में करता है और वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना। निम्न में से कौन प्राकृतिक ठोस ईंधन है, कोयला। यहाँ पर आपको देखिए ये दिखाया गया है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, सही बात है, जो संबंधित होता है किससे, उत्सर्जन। वृक्क क्या करता है, मुख्यतः संबंधित होता है किडनी जिसको आप कहते हैं उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी एक उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है। क्लियर। मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है। तो जो मानव भ्रूण होता है वह अपरा से भोजन प्राप्त करता है, किससे, अपरा से, ध्यान में रहे, अपरा से भोजन करता है, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन है आपका, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप क्या है। तो मेंडल के अनुसार जो बौना पौधा होता है उसके लिए स्मॉल टी होता है, ठीक है, यानी डबल स्मॉल टी होता है। और जो आपका टाल वृक्ष होता है, टाल पौधा होता है, उसके लिए कैपिटल टी होते हैं। तो यहाँ पर आपसे स्मॉल पूछा यानी बौना पौधा पूछा जा रहा है, छोटा, तो यहाँ पर स्मॉल टी होगा। क्लियर। चलिए, अब आपको ये आपके 20 नंबर तो हो गए, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। क्लियर। अब आपको देखना है कि कितने, अब कैसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर ये हमारी सीट दिखाई दी गई है, ये हमारे सीट है, OMR सीट यानी आंसर सीट है। इसको आपको केयरफुली भर देना होगा, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ना होगा। इसको भर दिया ना, अब भर देंगे, और हो सके तो आप अभ्यास कर लें और एक आंसर सीट ले लें, और आंसर सीट पर आप अभ्यास कर लेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल आ गया कि pH को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन सांद्रण से क्या संबंध है। क्लियर। हाइड्रोजन सांद्रण से इसका क्या संबंध है, तो pH मान। अब आप कहने का मतलब है कि आपको pH मान की परिभाषा लिखना होगा। तो देखिए pH मान क्या होता है, ये है आपका आंसर। pH किसी विलयन का pH मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये है आपका, ये चीज़ है। अब कह रहा है कि pH का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो नंबर 1 इसके महत्व निम्न है। नंबर 1, मनुष्य रक्त, आंसू तथा लार का pH मान परिसर कितना होता है, 7 से 7.8 होता है। यदि pH मान 7 से कम होता है या 7.8 से अधिक होता है तो जीवित प्राणियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब कि pH मान का हमारे शरीर में बहुत ही महत्व है। यदि मिट्टी का pH मान इस प्रकार है ना यदि मिट्टी का pH मान इस प्रकार है कि ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है, तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हमारे पेट में जठर ग्रंथियों से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायता करता है। मसालेदार खाने से अधिक HCl उत्पन्न होता है
और हमारे शरीर में अपच या पित्त की समस्या हो जाती है। इस अवस्था में हमें क्या एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम खाते हैं। हमारे मुंह में चीनी के निम्नीकरण तथा बचे भोजन के कणों से प्राप्त उत्पन्न होता है। लार इसे आंशिक रूप से उदासीन कर देती है। यदि मीठे के कारण अधिक अम्ल उत्पन्न होता है तो इससे दांतों का क्षरण हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। बहुत से जानवर तथा पौधों अपने दुश्मनों से बचाव के लिए उसके शरीर में दर्दनाक और तकलीफ दे अम्ल या क्षारों को भर देते हैं। जैसे मधुमक्खी है, ततैया है, चींटी है, इनके जो ये अम्ल हैं, ये सब कुदरती देन है, यानी प्राकृतिक है। ये अपने शत्रुओं से अपने आप को बचा लेती हैं। ठीक है। कॉपर के बर्तनों में कॉपर ऑक्साइड की परत बनने से धूमिल हो जाती है, ये चीज़ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि IUPAC निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है ये। 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। अगर IUPAC का पूरा नाम पूछा जाए तो आप बता देंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, अगर कोई यौगिक दिया जाए उसका आपको IUPAC नाम लिखना है तो आप IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका IUPAC नाम क्या होगा। 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो 3 कार्बन जुड़े हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, नाम इसका हो जाएगा, 3 कार्बन है तो नाम इसका हो जाएगा प्रोप। क्या होगा, प्रोप। और प्रोप में ये यहाँ पर देखिए कीटोन समूह लगा है, ओन कहाँ पर, 2 पर, तो प्रोप टू ओन या प्रोपेनोन 2, या आप इसे कह सकते हैं प्रोपेनोन 2। इस तरह से इसका नाम आप कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। क्लियर। देखिए ये इसका नाम है प्रोपेनोन। क्या नाम है, उत्तर में आपको दिखा दिया गया प्रोपेनोन है। ठीक, सुनिए बात। तो ये आपका प्रोपेनोन था। अगला है, ये देखिए ये दिया हुआ है, इसमें कितने कार्बन और क्या नाम है, देखिए आपको देखना है अभी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिया है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जिसमें होता है उसे हेक्सेन कहते हैं। और हेक्सेन में आपका ऑल ग्रुप जुड़ा है, तो हेक्सेन ऑल क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। कहाँ पर जुड़ा है, 1 पर, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल 1। ठीक है, 6 कार्बन है और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा, और 1 नंबर पर ऑल जुड़ा है तो हो जाएगा ऑल हेक्सेनॉल 1। ठीक है, इसी प्रकार से कई आपको देखिए ये उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और 1 नंबर पर आयन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में यहाँ पर सेचो ग्रुप जुड़ा है, यानी अल ग्रुप जुड़ा है तो हो जाएगा ब्यूटेनल 1। ब्यूटेनॉल नहीं कहेंगे, यहाँ पर ब्यूटेनल कहेंगे, ब्यूटेनल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपको यहाँ और दिखा दिया गया, जैसे प्रोपेनल है, ये आपका प्रोपेनल है। दूसरे में 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड है, COOH है तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, और 2 पर आपका मिथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्रोपीन लिखा हुआ है। अगला ये यहाँ पर भी आपको IUPAC में नाम लिखना है, तो इसका अगर IUPAC नाम आपको लिखना है तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे। इसमें देखिए कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन का नाम प्रोप हो जाता है। एक यहाँ पर एक श्रृंखला जुड़ी है, एक यहाँ पर जुड़ा है, तो 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, मिथिल, तो क्या कहेंगे आप, 2 डाईमिथिल प्रोपेन, 2 डाईमिथिल प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, 2 डाईमिथिल प्रोपेन हो जाएगा। इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा,
इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है? मेथॉक्सी एथेन। इसका दूसरा नाम आप इस तरह से भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पर ये CH3 है आपका, तो आप लिख सकते हैं CH3 वो C2H5 तो ये मेथेन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो मेथॉक्सी हो जाएगा और ये आपका जनक श्रृंखला हो जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो इसका नाम जो बनेगा वह बनेगा मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है? मेथॉक्सी एथेन। और ये देखिए तीसरा वाला जो है यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन है और यहाँ पर 2 पर 2 ओन जुड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके नाम हो जाते हैं। और अगला देखिए एक नाम और है आपका, यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये देखिए दिखाई देता है कि नहीं? देखिए आप अपने, ये देखिए आप, अब 1 2 3 कार्बन आपके जुड़े हुए हैं। तीनों कार्बन में यहाँ पर आपका 2 नंबर पर क्या जुड़ा है? मिथिल। तो 2 मिथिल और 1 2 3 प्रोपेन है और प्रोपेन में यहाँ पर जब CHO ग्रुप जुड़ा है तो अल ग्रुप हो जाएगा प्रोपेनल, 2 मिथिल प्रोपेनल। क्लियर? तो इस तरह से तो आपका IUPAC नाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना? अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके, ये देखिए कार्बन के चतुष्फल के प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए आपका ये आंसर, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो निम्नलिखित कारकों से सिद्धांत होते हैं। संसार में सभी जीवित प्राणी कार्बन और उसके यौगिक से ही बने होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड आदि। हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी वस्तुएं का उपयोग या खर्च करते हैं सभी किससे बने होते हैं? ये सभी कार्बन के ही यौगिक है। जैसे खाने का सामान है, कपड़ा है आदि है। कागज, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा आदि सब ये कार्बन के ही यौगिक हैं। पदार्थ जैसे साबुन, अपमार्जक तथा दवाइयाँ भी हम जो प्रयोग करते हैं वो सब कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2p4 होता है। देखिए यहाँ पर आपको पूरा नहीं दिखाया गया है लेकिन आप जान लें कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 1s2 लिखा 1s2 2s2 और 2p2। क्या होगा? 2p2 यानी इसको लिखते हैं 2 और 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये अपने निकटस्थ अक्रिय गैस नियान की संरचना को प्राप्त करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कार्बन ये इलेक्ट्रॉन आपसे साझेदारी से प्राप्त करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। योगात्मक या प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा मिशेल या उदासीनीकरण। तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया कौन है? ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जो योग कर लेती हो यानी आपस में जुड़ जाते हो, यानी अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एथिलीन है, क्या है? एथिलीन। और जब एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो एक एक हाइड्रोजन दोनों में मिल गया, जहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 था वहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई? यहाँ पर अभिक्रिया हुई है योगात्मक। एथाइन में देखिए C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, लेकिन जब इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसमें 4 हाइड्रोजन जब जुड़ गया तो 2 इसके पास था ही, तो CH3 का निर्माण कर दिया, यानी हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण किया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रियाएँ जिनमें एक परमाणु अथवा समूह दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता हो, विस्थापित कर दिया जाता हो, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन
और क्लोरीन को जब आप क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश में तो मिथिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर जो क्लोरीन है वह परमाणु क्या कर देता है, हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हाइड्रोजन निकल जाता है, क्लोरीन वहाँ पर सट जाता है। फिर मिथिल क्लोराइड को फिर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन जो बन जाता है, तो आप जानते हैं उसी को क्लोरोफार्म कहते हैं। फिर ये ट्राइक्लोरो यानी क्लोरोफार्म को फिर Cl2 से क्रिया कराते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। मिश्रण कण में देखिए आपको पहले साबुन में भी बता दिया गया, अगर साबुन आ जाए तो आप लिखेंगे उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। इनका निर्माण तेल या वसा तथा वसा का तन अनियोज के साथ जल अपघटन कराने पर होता है। साबुन का निर्माण करने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। देखिए ये आपका स्टायरीन है, ट्राई स्टायरीन, ट्राई यानी 3 स्टायरीन के यहाँ पर मॉलिक्यूल है और इनको 3 अन्य OH से क्रिया कराया जाएगा तो ग्लिसरॉल और सोडियम एस्टेरेट बनेगा। सोडियम एस्टेरेट भी बन सकता है और पोटेशियम एस्टेरेट भी बनता है, यही आपका साबुन कहलाता है। ठीक है, इस साबुन में देखिए आपका एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, यह भाग अध्रुवीय होता है और जल में अघुलनशील होता है, लेकिन तेल तथा ग्रीस में घुलनशील होता है, यह भाग जल विरोधी होता है। ठीक है, अगला देखिए ये क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर या अथवा लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो पहले सूत्र आपको जानना है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ये देखिए शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर ब्लीचिंग पाउडर आपको प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन प्रभावित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर आपको प्राप्त होता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में संयुक्त प्लांट को हेसन क्लेवर प्लांट कहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस की गंध देता है, जो कि क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कपड़ा धोने और इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में कॉटन तथा नीलन के व्यंजन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कागज उद्योग में कास्ट पल्प के व्यंजन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ों को व्यंजन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पीने के पानी में जीवाणु रहित या जीवाणुनाशक बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में विभेद उत्पन्न कीजिए, अंतर बताइए। तो ये देखिए अंतर है, ऑक्सीय शोषण या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्सीय शोषण यानी ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, यानी इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है इस प्रकार के शोषण में। अगला है, क्रियाधार ग्लूकोज पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत होता है और ये एथेनॉल या लैक्टिक एसिड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और अनाक्सीय शोषण में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। देखिए मैंने तो तीनों पर टिप्पणी लिखवा दी है। तो खंड एक है खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। तो एक कोशिकीय जीवधारी का 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं में जो विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। यह एक कोशिकीय जीवधारी जैसे जीवाणु, ईस्ट, डायटम, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में लैंगिक जनन की क्षमता की समान विधियाँ है। द्विखंडन देखिए, इस प्रक्रम में जनन कोशिका 2 लघु यानी लगभग समान आकार की 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और यह समानता किसमें होता है, पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मानिया आदि में पाया जाता है। ये अगला है बहुविखंडन। इस प्रक्रम में जनन कोशिका अनेक छोटी लगभग समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। ठीक है, अगला है पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, वह जीवधारी जो शरीर के कटे हुए भाग से पुनः पूर्ण जीवधारी बन जाते हैं या जीवधारी निर्मित होने की घटना क्या कहलाएगा, पुनरुद्भवन कहलाती है।
सरल जीवधारी जैसे हाइड्रा, फ्यूनेरिया और प्लेनेरिया पुनरुद्भवन प्रदर्शित करते हैं। ये प्लेनेरिया एक चेप्टा क्रीम है जो अलाउडीय तालाबों में पाया जाता है। इसमें पुनरुद्भवन की सबसे अपार क्षमता होती है। यदि प्लेनेरिया का शरीर अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण प्लेनेरिया का निर्माण करता है। ठीक है ये। अच्छा, मुकुलन क्या है? जब जीवधारी यानी बर्डिंग प्रोसेस क्या होती है? जब जीवधारी में अतिवृद्धि से नए जीवधारी का निर्माण होता है तो इसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन एक प्रोटोजोन्स तथा कुछ जन जैसे हाइड्रा, साइफा आदि में पाया जाता है। हाइड्रा में शरीर की कोशिकाओं में पुनरावृत्ति सूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कलिका निर्मित होती है। कलिका अनेक विभाजन द्वारा आकार में बढ़ती है तथा जनक की आकृति प्राप्त कर लेता है। अंत में यह जनक से पृथक हो जाता है और नई जीवधारी का निर्माण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में समझाइए। मस्तिष्क की प्रवृत्ति क्रिया की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया एक स्वायत्त, स्वचालित तथा यांत्रिक अनुक्रिया है जो बिना जंतु की इच्छा के विशिष्ट ग्राही पर कार्य करने के लिए उद्दीपित करने की प्रक्रिया अनुरूप स्वरूप होती है। टहलना ऐच्छिक क्रिया है जो जानबूझकर की जाती है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र टहलने की क्रिया में भाग लेता है। दूसरा, प्रतिवर्ती क्रिया में केवल रीढ़ रज्जु भाग लेती है। केवल प्रतिक्रिया होने की सूचना मस्तिष्क को जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपका नर जनन तंत्र आपका इस तरह से है। एक जोड़े वृषण होते हैं। मांसल थैले वृषणकोश के अंदर होती है। दोनों वृषण में एक सक्रिय नलिका लगती है जो एक बड़ी नलिका अंडवाहिनी या यूरेथ्रा में खुलती है। पुरुषों में यूरेथ्रा एक मांसल संरचना होती है जिसे सेसन कहते हैं। सेसन में बहुत अधिक रक्त की आपूर्ति होती है। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती हैं जिससे सेसन मूत्र शुक्राणु दोनों को ही बाहर निकालने का कार्य करती है। वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जो शुक्राशय कहलाती है। यह शुक्राशय शुक्राणु को क्या करती है? पोषण देती है तथा इसको लसलसा द्रव स्रावित करते थे। शुक्राणु सेसन द्वारा मादा जनन में छोड़ दिए जाते हैं। नर जनन तंत्र पुरुष में 13 से 14 उम्र में क्रियाशील हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण से क्या संबंध है? वह पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण या अपशिष्टकरण कहलाते हैं। इस क्रिया में यही क्रिया को जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को यानी वर्ज्य पदार्थ को उपचारक संयंत्र में प्राकृतिक क्रियाओं के लिए करते हैं। ये अजीव में देखिए, ये अपशिष्ट सूक्ष्म जीव विकिरण ऑक्सीजन या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विभेदित होकर के उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित नहीं होते हैं, जिससे इन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, DDT आदि। ठीक है। ये अगला उपखंड आ गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के बीच सूत्र का निगमन कीजिए। ये चित्र है आपका। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध आपको स्थापित करना है। देखिए, इस तरह से आपको है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी बराबर होते वक्रता त्रिज्या बटे 2। दूरदृष्टि दोष क्या है? इसका निवारण कैसे करते हैं? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से होता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या तो कम हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास भी कम हो जाता है। ठीक है। निवारण क्या होता है? ये देखिए, निवारण, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अभिसारी लेंस की आवश्यकता होगी जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु वो पर रखी जाती है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति से क्या संबंध है आपका? या क्या जानते हैं? 200 वाट का एक अमीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। गणना कीजिए हीटर की प्रवाहित धारा इसमें हीटर में
और हीटर में तार का प्रतिरोध, और दूसरा है 10 घंटे में ये देखिए, विद्युत शक्ति प्रपंच में एकांक समय में वैद्युत ऊर्जा में विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रतीक करते हैं। विद्युत शक्ति बराबर W/T। आप सूत्र रख दें। आपको दिया गया है 200 वाट विद्युत शक्ति, P बराबर 200 वाट, 18 वोल्ट विभवांतर दिया गया है। हीटर में प्रवाहित धारा I बराबर PV मान रख देंगे। इसका I का मान I 0.8 और हीटर का प्रतिरोध भी आप निकाल लेंगे R/R = B/I से। इसको उधर रख देंगे, यह आपका मान निकल आएगा। 1.5 अपूर्णांक वाले कांच के प्रिज्म का 60 अंश कोण पर 1.5 अपूर्णांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा? sin 45, sin 49 अंश और इतना दिया हुआ है। देखिए मान आपको दिया हुआ है, आप इसको इसमें रख देंगे सूत्र में, और ये सूत्र आपका लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा यह हमको कमेंट में लिख करके बताएं, और हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।